नमस्कार दोस्तों, साल 1965 वियतनाम के जंगलों के बीच दुनिया की सुपर पावर अपनी स्पेशल फोर्स छोड़ देती है। ये यूनिट बनाई गई थी दुश्मनों को खत्म करने के लिए, लेकिन इनके निशाने पर सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि निर्दोष गांव वाले भी थे। इन सोल्जर्स के पास एक ही ऑर्डर होता है, जो कुछ भी हिलता है उसको तुरंत मार डालो। गांव को राख में बदल दिया जाता है, बच्चों और महिलाओं को बेरहमी से मार दिया जाता है। उन बेकसूर लोगों की चीखें जंगलों में गूंजती रही। ये कहानी है उस अमेरिकन क्रूर आर्मी टाइगर फोर्स की, जो वियतनाम युद्ध के दौरान बनाई गई थी। जब ये सोल्जर्स अपने ऑर्डर को फॉलो करते हुए निर्दोष गांव वालों को टॉर्चर करते हैं, ये महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बेरहमी से मार देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अमेरिकन सरकार ऐसे खौफनाक घटना को दुनिया से छिपा जाती है। साल 1965 में मेजर डेविड हैकवर्थ ने टाइगर फोर्स बनाई थी, जिसका मेन पर्पस था गोरिल्ला वॉर यूज करके रणनीति बनाना और इम्पोर्टेंट एरियाज पर कब्जा करना। लेकिन जब इनको वियतनाम की शिवे घाटी में डिप्लॉय किया गया तो ये निर्दोष गांव वालों पर इतने अत्याचार करते हैं जिसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। शिवे घाटी में टाइगर फोर्स के कितने ही जवान निर्दोष लोगों को मार देते हैं और कितने गांवों को जला देते हैं और महिलाओं के साथ रेप और उनको लगातार टॉर्चर करते हैं। निर्दोष लोगों के कान काटकर उनका हार बनाकर गले में पहनने लग गए। और तो और गांव वालों के सिर कलम करना, ये सब टाइगर फोर्स के लिए एक नॉर्मल बात थी। वियतनामी गांव वालों के हालात बद से बदतर हो गई। टाइगर फोर्स एक गाँव पर अटैक करती है, जिसमें एक यंग मदर को नशीला पदार्थ देते हैं, फिर उनके साथ रेप करते हैं और फिर फाइनली लास्ट में उसे मार देते हैं। लेकिन अमेरिकन सरकार इनको छुपाने में लगी रहती है, ताकि इस वॉर क्राइम की सच्चाई दुनिया के सामने ना आ सके। आइए दोस्तों, समझते हैं आज की इस वीडियो में टाइगर फोर्स की रियल सच्चाई को। नमस्कार दोस्तों, टाइगर फोर्स की स्टोरी शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ऐसे खतरनाक फोर्स बनाने की जरूरत पड़ी। दरअसल होता क्या है, वियतनाम युद्ध, जिसे दूसरा इंडो चाइना वॉर भी कहा जाता है, साल 1955 से साल 1975 तक ये वॉर चली थी। ये नॉर्दर्न वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार और साउथ वियतनाम की अमेरिकन सपोर्टेड सरकार के बीच हुआ था। इस युद्ध के और भी कई कारण थे। कोल्ड वार का इफेक्ट, वियतनाम वॉर कोल्ड वार का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच टेंशन बहुत ज्यादा थी। अमेरिका साउथ वियतनाम को कम्युनिस्ट के इफेक्ट से बचाने के लिए अपनी आर्मी और रिसोर्सेज भेज देता है। ये संघर्ष मुख्य रूप से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो कंपटीशन चल रहा था, ये उसी का परिणाम है, जिसे प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है। इस वॉर में अमेरिका साउथ वियतनाम को सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्मी भेज देता है, जबकि सोवियत संघ और चाइना नॉर्दर्न वियतनाम को सपोर्ट करते थे। अमेरिका डोमिनो विचारधारा को मानता है, जिसके अनुसार अगर एक देश कम्युनिस्ट बनता है तो उसका पड़ोसी देश भी कम्युनिस्ट बन सकता है। इस विचारधारा के अनुसार अगर वियतनाम में सोशलिज्म फैलता है तो इससे दूसरे साउथ ईस्ट एशियाई देशों पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने साउथ वियतनाम को कम्युनिस्ट बनने से रोकने के लिए इंटरवेंशन करना जरूरी समझा। We walked into a regimental base camp just below the Dinh Mo zone, and in a 5-day battle, we fought hand to hand, and over half the company were casualties. We had 5 helicopters shot down in 3 days. Wounded died because we couldn't get them evacuated. We were eating food off of the dead enemy soldiers. वियतनाम का पार्टीशन साल 1954 के जेनेवा कॉन्ट्रैक्ट के बाद नॉर्दर्न और साउथ में बांट दिया गया था। नॉर्दर्न में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार थी, जबकि साउथ में नेगू दीह दीम की गैर कम्युनिस्ट सरकार थी। अमेरिका साउथ वियतनाम की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, ताकि कम्युनिस्ट इन्फेक्ट से बचाया जा सके। वियतनामी लोग इस युद्ध को अपनी राष्ट्रीय आजादी का संघर्ष मानते थे। वो चाहते थे कि उनके देश में विदेशी हस्तक्षेप बंद हो, ताकि उनके भविष्य का फैसला वो खुद कर सके। साल 1964 में गल्फ ऑफ टोक्निगन में अमेरिकन नौसेना के जहाजों पर नॉर्थर्न वियतनाम की नौसेना कथित तौर पर हमला कर दिया था। इस घटना के बाद अमेरिकन कांग्रेस सरकार गल्फ ऑफ टोक्निक्स रेगुलेशन लेकर आती है, जिसके बाद राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को वियतनाम में मिलिट्री ऑपरेशन करने का अधिकार मिल गया था। और ये उस बिल की ओरिजिनल कॉपी है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव के बाद अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध में अपनी ज्यादा आर्मी भेज दिया था, और इसी कारण से इस वॉर का विस्तार और भी ज्यादा हो गया था। टेंट आक्रमण साल 1968 में उत्तरी वियतनामी सेना और वियतकोंग ने एक बड़े स्केल पर अटैक किया था, जिसे आगे चलकर टेंट आक्रमण का नाम दिया जाता है। यह अटैक होने के कारण अमेरिकन जनता और सरकार दोनों को चौंका दिया था, और इस वॉर के बाद उनका पूरा दृष्टिकोण बदल गया था। शांति वार्ता और पेरिस समझौता 27 जनवरी साल 1973 को अमेरिका और वियतनाम के बीच पेरिस समझौता हुआ था। इस समझौते में अमेरिका सेना की वापसी और युद्ध बंद करने की शर्तें तय की गई थी। ये समझौता होने के बाद अमेरिका ने अपनी सेना को वियतनाम से वापस बुलाने का और युद्ध बंद करने का डिसीजन लिया था। टाइगर फोर्स एक लंबी दूरी की सेना थी, जो अमेरिकन फोर्सेज की 101वीं एयरबोर्न डिवीजन का हिस्सा थी, जिसे वियतनाम के जंगलों में डिप्लॉय किया गया था। इसका मतलब यह है कि वो अपने डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से आजाद थे। टाइगर फोर्स को वियतनाम के जंगलों में छुपे हुए वियतकोंग वीसी और नॉर्दर्न वियतनामी सेना के जवानों को ढूंढकर खत्म करने के लिए डिप्लॉय किया गया था। इसका मेन पर्पस था गोरिल्ला वार की रणनीतियों का मुकाबला करना और इम्पोर्टेंट एरियाज पर कंट्रोल करना।
आजाद टाइगर फोर्स को ऑपरेटर एरियाज में आजाद शासन दिया गया था। टाइगर फोर्स को काम करने की पूरी आजादी थी, लेकिन उनको अपने पूरे मिशन की इन्फॉर्मेशन देनी होती थी। टाइगर फोर्स के जवानों ने निर्दोष गाँव वालों पर इतने अत्याचार किए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों को मार देते थे और गाँव को जला देते थे और गाँव वालों को जबरदस्त टॉर्चर करते हैं। निर्दोष लोगों के कान काटकर उनको इकट्ठा करके उनका हार बनाकर गले में पहनना हो या फिर निर्दोष गाँव वालों के सिर कलम करना हो, ये सब टाइगर फोर्स के लिए एक नॉर्मल बात थी। वियतनामी गाँव वालों की हालात बद से बदतर हो गई थी। अब आप कल्पना करिए दोस्तों, किसी जंगल के बीचों बीच कुछ लोगों का एक ग्रुप बिना किसी निगरानी के छोड़ दिया जाता है और उसको फुल ऑर्डर दे दिया जाता है कि जो कुछ भी हिलता है उसको तुरंत खत्म कर दो। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिकन टाइगर फोर्स की, जो वियतनाम युद्ध के दौरान एक खास मिशन के लिए बनाई गई थी। साल 1965 में जब वियतनाम युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और सेम टाइम पर अमेरिकन सेना एक टाइगर फोर्स के नाम से एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट बनाते हैं। इस यूनिट को मेजर डेविड हैकवर्थ ने बनाया था, गोरिल्ला वॉर की रणनीतियों को अपनाकर इम्पोर्टेंट एरियाज पर कब्जा करना। लेकिन इस यूनिट ने वियतनाम के जंगलों में जो क्रूरता और अत्याचार किए हैं, ये मानकर चलिए उसने बर्बरता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये यूनिट अमेरिकन सेना की 101वीं एयरबोर्न डिवीजन का हिस्सा थी। इस टीम को खासतौर से जंगल में छुपे दुश्मनों को खोजने और उनको खत्म करने के लिए तैयार किया गया था। टाइगर फोर्स एक ऐसी टीम थी जो बड़े बड़े खतरनाक मिशन पर काम करती थी। आमतौर पर इसमें 45 सैनिक होते थे, लेकिन समय समय पर सैनिकों की संख्या ऊपर नीचे होती रहती थी। जुलाई से दिसंबर 1967 के बीच टाइगर फोर्स की टीम में कुल 120 सोल्जर थे। अब इस यूनिट को वियतनाम के घने जंगलों में डिप्लॉय किया जाता है। वहाँ पर उनको इस मिशन को पूरा करने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि बिना किसी भारी निगरानी के दुश्मनों को ढूंढ सकते हैं और उनको खत्म कर सकते हैं। और कमांडर ने उनकी एक्टिविटी पर उतनी ही नजर रखी जितनी की जरूरत थी, और इसी छूट का फायदा उठाकर कई सैनिकों ने अपने मनमानी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से टाइगर फोर्स ने सिस्टम की कमजोरियों का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन गाइडेंस की कमी होने के कारण टाइगर फोर्स के जवान एक खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जिसके बाद साल 1967 की गर्मियों में टाइगर फोर्स को वियतनाम की सियोई घाटी में डिप्लॉय किया जाता है। इस घाटी का पूरा एरिया प्रमुख रूप से एग्रीकल्चर का था, लेकिन वियतकोंग बीसी और नॉर्दर्न वियतनामी सेना के लिए छुपने के लिए एक सुरक्षित जगह बन चुकी थी। इस सिचुएशन को देखते हुए टाइगर फोर्स को आदेश दिया जाता है कि वो इस घाटी में बचे हुए लोगों को शरणार्थी कैंप में भेज दे, ताकि इस पूरे एरिया को खाली करवाया जा सके। और फिर उसके बाद वीसी सैनिकों और उनके खाने के स्टोर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और इस एरिया को फ्री फायरिंग एरिया घोषित कर देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि पहले सोल्जर गोली मारते हैं, बाद में सवाल पूछते हैं। टाइगर फोर्स के सैनिकों ने वियतनाम के जंगलों में महिलाओं, बच्चों और निर्दोष नागरिकों पर भयंकर अत्याचार किए हैं, जो आपको आगे चलकर पता चलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार करिए। टाइगर फोर्स के जवानों को जंगल में एक अकेली झोपड़ी मिलती है। उससे एक आदमी बाहर निकलता है और देखते ही टाइगर फोर्स के जवान उसको गोली मार देते हैं और उसके परिवार को भी मार डालते हैं। फिर टाइगर फोर्स के जवानों ने देखा कि उस आदमी की पत्नी और बच्चे भी गोलीबारी में मारे गए। ये तो मात्र शुरुआत थी। आगे चलकर सैनिकों ने घात, तार, बांस के जाल, जोक, जहरीली सांप, कुपोषण और नींद की कमी, इन सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इन सभी प्रॉब्लम की वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन, हताश और निराश हो चुके थे, जिस कारण से वो हर हिलती चीज पर गोली चलाने के लिए हमेशा इंस्पायर्ड रहते थे। जो गांव वाले अपने घरों को छोड़ने से मना कर देते थे या फिर अमेरिकन सैनिकों को जाने के बाद वापस आ जाते थे, ऐसे लोगों पर टाइगर फोर्स की नाराजगी बहुत ज्यादा होने लग गई थी। कुछ टाइम बाद फोर्सेज ऐसे गाँव वालों पर अटैक करना शुरू कर देती है, उनके घरों को जला देते हैं ताकि ये लोग वापस न आ सके। इबारा इन सब घटनाओं में ग्रीन के साथ मिलकर निर्दोष लोगों को खूब टॉर्चर करते थे। एक बार उन्होंने एक निहत्थे आदमी को मेज नीचे छुपा देते हैं, लेकिन फिर उसको बाहर खींचकर बेरहमी से मारते हैं और फिर इसके बाद इबारा उसकी गर्दन काट देता है। आपको बता दूं, इबारा और ग्रीन ये दोनों टाइगर फोर्स के जवान थे। केवल ये कोई एक घटना नहीं थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें निर्दोष लोगों को जान से मारना और उनकी संपत्ति को नष्ट कर देना। जब एक दिन लेफ्टिनेंट हांकिस समेत कुछ टाइगर फोर्स के जवान नशे में गश्त पर निकलते हैं, तब उन्होंने सड़क पर जाते हुए एक बुजुर्ग वियतनामी आदमी को देखते हैं और देखते ही टाइगर फोर्स के जवानों ने राइफल की बट्टू से उसकी पिटाई कर दी, जिस कारण से उनके बीच नागरिकों के साथ हरेसमेंट करने को लेकर बहस छिड़ गई। हांकिस ने इस बहस को खत्म करने के लिए अपनी राइफल निकाली और एसआई बुजुर्ग को गोली मार दी। और उसके अगले दिन दो बुजुर्ग महिलाएं सैनिकों के पास आई, लेकिन हांकिस ने उन्हें पास आने से पहले ही गोली मार दी। सियोई घाटी में तैनात टाइगर फोर्स के जवानों के लिए ये टाइम बेहद डिफिकल्ट और स्ट्रेस से भरा हुआ था। उधर लेफ्टिनेंट हांकिस ने इस क्षेत्र को फ्री फायरिंग एरिया डिक्लेयर कर दिया था, जिसका सीधा सा मतलब होता है कोई भी आदमी दोषी हो या निर्दोष बिना किसी वार्निंग के उसको गोली मारी जा सकती है। उन्होंने अपनी टीम को फुल ऑर्डर दे रखा था, यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक दिन टीम के मेडिक्स में से एक बैरी बोमन को उनके सार्जेंट ने एक कैदी को मारने का आदेश दिया। सार्जेंट ने कहा, पॉप ऑन योर चेरी। इसका मतलब होता है पहली बार कुछ नई एक्टिविटी करना। और बोमन टाइगर फोर्स में अपनी जगह बनाए रखने के लिए ऐसा करने के लिए मजबूर था, लेकिन बोमन ने निहत्थे व्यक्ति पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सार्जेंट ने अपनी पिस्तौल निकाली और उस आदमी को खुद ही गोली मार देता है, जिस कारण से ये घटना बोमन के दिल और दिमाग में गहराई से छप जाती है। उसके बाद ये घटना उसको काफी समय तक परेशान करती रहती है। इस दौरान टाइगर फोर्स के जवानों का कहना था कि जिन लोगों को निशाना बना रहे हैं वो वियतकोंग बीसी के पहरेदार थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना आंखों की रोशनी के ये ऐसा कैसे कर सकते थे। इन दोनों को लीड
लीड एक 12 साल का लड़का कर रहा था। एक सैनिक ने कहा, अगर आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं होता तो हम इस लड़के को भी गोली मार देते। लेकिन उस दिन टाइगर फोर्स की एक दूसरी टीम एक गाँव में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तभी एक बुढ़ा बौद्ध भिक्षु उनके पास आया और उन्हें डांटने लग गया कि उन्होंने गांव वालों और उनके घरों को क्यों जलाया है। उस दिन टाइगर फोर्स के पास कोई ट्रांसलेटर नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी बात सुनते ही उसको गोली मारकर चुप करा देते हैं। इसके बाद उन्होंने उस पर एक ग्रेनेड लगाया और उसे वियतकोंग वीसी का मेंबर मानकर मार देते हैं। एक दिन सार्जेंट वैनी ने एक शर्त लगाई कि वो पकड़े गए नागरिक को एक मुक्के से मार सकते हैं, लेकिन वो जब ऐसा करने में असफल हो जाते हैं तो उसने एक सैनिक को आदेश दिया कि वो उस व्यक्ति के पीछे खड़ा हो जाए और उसकी गर्दन पर संगीन लगा दे, यानी कि उसकी गर्दन पर चाकू लगा दो। लेकिन हर कोई अन्याय के सामने झुकने को तैयार नहीं था। एक बार सार्जेंट मैनुअल सांचेस ने 2 यंग बीसी कैदियों को पकड़ लिया था, लेकिन वो जानता था कि उनको मारना सही नहीं है, इसलिए पूरी रात सांचेस उनकी निगरानी कर रहा था, क्योंकि उसे डर था इस बात का कि उनके साथी उसके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। अगली सुबह लेफ्टिनेंट हांकिस ने 2 सैनिकों को सांचेस के पास भेजा और कहा उन कैदियों को पास वाली पहाड़ी पर ले जाया जाए। सांचेस ने सोचा कि उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल देंगे, लेकिन टाइगर फोर्स के जवान उनको वहीं पर गोली मार देते हैं। लेकिन सांचेस ये सब देखकर अचंभित रह गया। जब एक और सैनिक ने बड़ी लापरवाही से कहा कि मैं तो बस अपने ऑर्डर फॉलो कर रहा था, तब सांचेस ने इंसानियत और नैतिकता के साथ खड़े रहने का डिसीजन लिया। लेकिन सेम डे उसी शाम सांचेस बुरी तरह से घायल हो गया और एक घातक हमले में टाइगर फोर्स का एक और जवान मारा जाता है। हांकिस के अत्याचार और सोल्जर्स की निराशा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर मृत साथी उनके लिए गुस्सा और नाराजगी का कारण बनता जा रहा था। एक दिन टाइगर फोर्स एक सर्च ऑपरेशन के लिए पड़ोस वाले गाँव में पहुँचती है। तब किसान अपने चावल के खेतों में काम कर रहे थे, उनको सैनिकों के आने की भनक तक नहीं थी। तब अंकिस ने अपनी टीम को मोर्चा संभालने और गोलीबारी करने का आदेश देते हैं और ये उन सभी निर्दोष लोगों को मार देते हैं। और फाइनली अगस्त 1967 में ये ऑपरेशन खत्म हो जाता है और अब टाइगर फोर्स अपने बेस पर लौट आती है। फिर लेफ्टिनेंट वुड ने सेना के उन गलत कामों के बारे में बड़े ऑफिसरों को जानकारी देते हैं जो कि उस दौरान किए थे, लेकिन सेना के बड़े ऑफिसरों ने इस बात पर कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद टाइगर फोर्स को एक और मिशन पर भेजने के लिए तैयार करते हैं और अब की बार उनको क्वांग टिन प्रांत भेजा जाता है। एनवीए बल यानी वियतनाम की सेना क्वांग टिन में तेजी से फैल रही थी। टाइगर फोर्स को जंगलों को साफ करके एनवीए को जंगलों से बाहर निकालने का काम दिया जाता है, लेकिन एनवीए पहले से इस एरिया में अपनी पकड़ काफी मजबूत बना रखी थी और ऑपरेशन के पहले ही दिन टाइगर फोर्स के एक साथी को घात लगाकर किए गए हमले में मार देते हैं। और फिर उसके बाद पूरे महीने चलने वाले इस ऑपरेशन में टाइगर फोर्स लगातार अपने साथियों को खो रही थी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। एक दिन एक गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ महिलाएं और बच्चे एक सुरंग के रास्ते से भाग रहे थे, लेकिन टाइगर फोर्स के जवान ने उन पर ग्रेनेड फेंककर अटैक कर देते हैं और वो सबके सब मारे जाते हैं। और उस रात टाइगर फोर्स उसी गांव के पास में डेरा डाल लेती है। एक सार्जेंट बताते हैं कि सुरंग के भीतर से महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार यूं की सुनाई दे रही थी। 1 महीने पहले बोमन ने अपने सार्जेंट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिसमें उसे एक कैदी को गोली मारने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक वो बदल चुका था। बिना किसी पछतावे के उसने एक घायल आदमी को गोली मार दी। इस टाइम पर बोमन के लिए ये सवाल सही या गलत का नहीं था और ना ही युद्ध जीतने का था, उसके लिए ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई बन चुकी थी। टाइगर फोर्स में कई सैनिक खासकर निजी इबारा ने क्रूरता को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लिया था। उधर इबारा इंसानी कानों को स्टॉक करना शुरू कर देता है और उनको एक ट्रॉफी के रूप में हार बनाकर गले में पहनने लग जाता है। अब दोस्तों आप सोच सकते हो ये सैनिक कितने क्रूर रहे होंगे। सार्जेंट ब्रुनर को टाइगर फोर्स में ट्रांसफर हुए कुछ ही टाइम हुआ था जब उसे एक गाँव में सर्च ऑपरेशन के लिए अपनी टीम को लीड करने का ऑर्डर मिलता है और सेम टाइम पर सार्जेंट विलियन भी उसी गाँव में एक दूसरी टीम को लीड कर रहे थे। डोयल ने टाइगर फोर्स की ट्रांसलेटर की मदद से एक परिवार को पकड़ा और इस परिवार में एक बुजुर्ग आदमी और उसकी पत्नी और उसके भाई और 2 छोटे बच्चे थे। उस आदमी ने कहा कि वियतकोंग वीसी ने उनके साथ गलत काम किया है, वो अपनी परिवार की सुरक्षा के बदले में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। लेकिन डोयल बेहद उतावला था और उस बुजुर्ग की बातें सुनने को तैयार नहीं था। उसने उस बुजुर्ग आदमी को पीटना शुरू कर दिया और लास्ट में उसे गोली मार देता है। ब्रुनर के मन में डर और असमंजस था। अब डोयल अपनी टीम मेंबर को उस आदमी के भाई को मारने का आदेश दिया, लेकिन ये आदेश सुनकर ब्रुनर की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपनी राइफल उठाई और सैनिकों को साफ साफ वार्निंग देते हुए कहा अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो उनसे पहले आपको गोली मार देगा। ब्रुनर और डोयल एक पल के लिए एक दूसरे को तीखी नजरों से घूरते हैं, लेकिन आखिरकार डोयल अपनी हार मान लेता है। उस टाइम पर ऐसा लगा मानो उसने अपने हैबिट्स पर काबू करना शुरू कर दिया हो, जो उसके पिता की तरह केवल हिंसा और क्रूरता पर डिपेंडेंट था। सितंबर की शुरुआत में क्वांग टिन के मिशन को ऑपरेशन व्हीलर के तहत फिर से सिस्टमेटिक किया गया। इस ऑपरेशन का मेन पर्पस था झुलसी हुई पृथ्वी की रणनीति अपनाकर एनवीए उत्तरी वियतनाम की सेना को प्रांत से खदेड़ना था और ये एक नॉर्मल सी मिलिट्री रणनीति थी। लेकिन इस बार कमांडर ने टाइगर फोर्स की हर एक्टिविटी को ट्रैक करने का डिसीजन लिया और 327वीं बटालियन को स्पष्ट आदेश दिया गया कि वो 327 दुश्मनों को मारे। टाइगर फोर्स जो अपनी क्रूरता और अपनी जिम्मेवारियों को बढ़ चढ़ कर निभाने के लिए पहले से ही बदनाम थी, लेकिन इस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। 20 सितंबर को लेफ्टिनेंट हांकिस ने 4 सैनिकों को पहाड़ पर चढ़ने का आदेश दिया, जबकि वो खुद भी जानते थे कि ये
ये इलाका पूरा बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। उसकी एक गलती की वजह से 3 सैनिक घायल हो जाते हैं और एक जान से मारा जाता है। अब इस टाइम पर आकर हालात इतने खराब हो गए थे कि टाइगर फोर्स का एक सैनिक जिसे शेर की तरह जिगर वाला मानते थे वो हांकिस पर अटैक कर देता है, लेकिन बाकी सैनिकों ने उसे रोक लिया ताकि स्थिति ज्यादा और न बिगड़े। लेकिन फिर भी हांकिस को अपने फैसले से कोई शिकायत नहीं थी। अगले मिशन में उनको एक गांव को खाली कराना था, लेकिन इस बार इबारा ने टीम की कमान संभाली। उसने बिना किसी चेतावनी के अटैक करना शुरू कर दिया और उसकी टीम के बाकी लोग भी उसी इंचा में शामिल हो गए और वो तब तक फायरिंग करते रहे जब तक उनके पास गोला बारूद खत्म नहीं हुआ। हैरानी की बात यह थी कि गाँव में एक भी हथियार नहीं मिला। इसके बावजूद टाइगर फोर्स ने दावा किया कि उन्होंने वियतकोंग वीसी के लोगों को मार गिराया। अक्टूबर के लास्ट दिनों में हांकिस को टाइगर फोर्स से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह नए कप्तान हैरोल्ड महा को कमान सौंपी जाती है। महा को अपने पहले मिशन में एक बेहद मुश्किल परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टाइगर फोर्स के सैनिक युद्ध की बर्बरता पूरी तरह से खो चुके थे। वो अपने गले में इंसानी कानों के हार पहनकर चलते थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी क्रूर सेना थी ये। इन सैनिकों की इतनी खराब हालात हो चुकी थी कि खाने और सोने की कमी होने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना दिया था। महा ने अपने पहले मिशन में गाँव में शांति बनाए रखने का आदेश दिया था जब उसने वहाँ आम नागरिकों को देखा, लेकिन टाइगर फोर्स के सैनिकों ने उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया और उनकी फायरिंग के कारण लगभग 16 निर्दोष लोग मारे जाते हैं और उनमें से कुछ छोटे बच्चे भी शामिल थे। और पता है हैरानी की बात क्या है, उस गांव में एक भी हथियार नहीं मिला। ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो टाइगर फोर्स ने 19 नवंबर तक 327 लोगों को मारने की पुष्टि की थी, लेकिन इनकी सच्चाई तो सभी जानते हैं कि उन्होंने टारगेट तो हफ्तों पहले पूरा कर लिया था। लेकिन टाइगर फोर्स ने अपना सही आंकड़ा कभी रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि इतने कम हथियारों में इतने ज्यादा लोगों को मारने की बात एक शक पैदा कर सकती है। एक सैनिक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अकेले उसने 120 लोगों को मार गिराया, लेकिन इसमें से एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। और नवंबर के लास्ट में टाइगर फोर्स की एक और टीम को हेल्प के लिए बुलाया जाता है, जो एक गांव में दुश्मनों के बीच गोलाबारी में फंसी हुई थी। लेकिन टाइगर फोर्स ने गांव में घुसते ही वही किया जो सबसे अच्छे से करते थे, चारों तरफ तबाही मचाना और चलने वाली हर चीज को नष्ट करना। इबारा नाम के एक सैनिक को झोपड़ी से बच्चे की रोने की आवाज सुनती है, लेकिन जैसे ही बच्चा चुप होता है इबारा झोपड़ी के अंदर पहुंच जाता है और उस बच्चे को मार देता है और उस बच्चे के कान काटकर उसको ट्रॉफी के रूप में अपने गले में पहन लेता है। उस गांव में टाइगर फोर्स द्वारा बचाए गए यूनिट के सैनिकों में से एक सैनिक जॉर्न हर्न, जो उसके कुछ महीनों बाद ही मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले उसने अपने दोस्त और साथी सैनिक गोरी कोई को इस घटना के बारे में बताया था। लेकिन कोई को इस बात को बड़े ऑफिसरों तक पहुंचाने में काफी टाइम लग गया। उसने अधिकारियों को बताया कि मुझे नहीं पता कि झोपड़ी में कौन गया था और किसने बच्चे को मारा, लेकिन वो इतना जरूर जानते हैं कि ये टाइगर फोर्स के किसी एक सैनिक का किया हुआ कारनामा है। कोई के आरोपों के बाद टाइगर फोर्स द्वारा वियतनाम में किए गए कारनामों की जांच शुरू करती है, जो लगभग 1 साल तक चलती है। पेंटागन इस वॉर क्राइम की जांच के लिए एक स्पेशल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बनाते हैं, जिसको लीड कर रहे थे गुस्ताव स्पे। लेकिन इस टाइम तक टाइगर फोर्स के ज्यादातर मेंबर या तो आर्मी छोड़ चुके थे या उनकी मौत हो चुकी थी। इस कारण से इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए चैलेंज बन गया था, क्योंकि उनको ढूंढना और उनसे बात करना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन स्पे ने किसी न किसी तरह से लगभग हर जीवित मेंबर को ढूंढ लिया और उनके बयान से जो सामने आया वो वास्तव में बहुत ही डरावना और हैरान करने वाला था। कुछ लोग तो वास्तव में पछता रहे थे अपने बुरे कामों पर, लेकिन कुछ लोगों को सजा होने का डर सताने लग गया और उनका ये डर सही भी निकलता है। और फिर आगे चलकर स्पे ने साल 1975 में इस पर रिपोर्ट पेश करते हैं और जांच में पता चला कि इबारा और हांकिस समेत 18 लोगों पर कोर्ट केस चलाया जा सकता है। लेकिन अधिकारियों ने ये सोचकर केस को आगे बढ़ाया नहीं कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर न तो कोई सुनवाई हुई और न ही किसी को दोषी ठहराया गया और टाइगर फोर्स के अपराधों को पब्लिकली कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। साल 2002 में माइकल सलाह और विच वेस्ट दोनों मिलकर किसी तरह से टाइगर फोर्स की फाइलें ढूंढते हैं, लेकिन वो फाइलें देखकर हैरान रह गए कि अमेरिका के इतिहास की इतनी बड़ी वॉर क्राइम रिपोर्ट को छिपा दिया गया। और वो कई महीनों तक मेहनत करते हैं और फाइलों के टुकड़े टुकड़े को जोड़ते हैं और टाइगर फोर्स के बचे हुए जिंदा लोगों से मिलते हैं। पुराने रेडियो से रिकॉर्डिंग निकाली जाती है। अक्टूबर 2003 में स्वे घाटी और क्वांग टिन में जाकर उन लोगों से बात की जो इन अत्याचारों से किसी तरह से बच गए थे। इतनी मेहनत के बाद वो एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और वो फाइनली इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने पब्लिश करते हैं और इसी कारण से ये इतनी बड़ी सच्चाई दुनिया के सामने आती है और इसी वजह से आज आप और हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और फिर आगे चलकर उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। पर अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, लेकिन उन सैनिकों को कभी न्याय नहीं मिला जिन्होंने सही काम करने की कोशिश की थी। वुड जो सबसे पहले वॉर क्राइम के बारे में अपने सीनियर्स को बताने गए थे, सांचेस जिन्होंने अपने कैदियों को अपने साथियों से बचाने की कोशिश की थी लेकिन ये सफल नहीं हो पाए, ये सभी अब इस दुनिया से जा चुके थे। इबारा की मौत साल 1982 में हो गई थी, लेकिन हांकिस और डोयल अभी भी जिंदा है। हालांकि उनकी छवि इतनी खराब हो चुकी थी
लेकिन डोयल ने सार्वजनिक रूप से कभी माफी नहीं मांगी। जांच के दौरान सलाह और विश के साथ खुलकर बातचीत की। डोयल ने कहा जीने का तरीका दूसरों को मारना है, क्योंकि मरे हुए लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि उनको सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उन्होंने और ज्यादा लोगों को क्यों नहीं मारा। वियतनाम युद्ध के दौरान टाइगर फोर्स ने हिंसा और क्रूरता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सेना का ध्यान इस पर ज्यादा था कि कितनी डेड बॉडी गिनी गई, बजाय इसके कि वो लाशें कैसे और कहां से आई। टाइगर फोर्स को मिली खुली छूट और उसकी जिम्मेदारी की कमी होने के कारण उनके टीम मेंबरों को मनमानी करने और वियतनामी गाँव वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुँचाने का मौका दिया था। ये तो किसी को नहीं मालूम कि उन्होंने कितने लोगों को मारा और कितने लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन ये संख्या सैकड़ों हजारों से कहीं ज्यादा रही होगी। न्याय के लिए भले ही कुछ देर हो सकती है, लेकिन टाइगर फोर्स जैसे मामलों में हमें सबक भी लेना चाहिए। काम कोई भी हो लेकिन समय पर होना चाहिए। अमेरिकन सरकार इन अत्याचारों को छुपाने की बहुत कोशिश करती है ताकि उसकी रेपुटेशन पर कोई आंच न आए। हालांकि इसने इतिहास में एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है, क्या युद्ध के अपराधों में हमेशा यूं ही पर्दा डाला जाएगा या फिर कभी सही मायनों में जिम्मेदारी तय की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।